एक विधायक जब मंत्री बनता है तो वो नीतीश कुमार का नाम लेके फूट फूट कर रोता है। हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर के रूप में देखते हैं। कबीर, अब इससे भरोसा जो मेरा इष्ट है उस इष्ट का दूसरा रूप देखते हैं। एक विधायक का जब टिकट कटता है, मंत्री रहते हुए टिकट कटता है अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, और उसके बाद फिर टिकट कटने के बाद मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उसे टिकट दिया जाता है तो भी वो फूट फूट कर रोता है। रत्नेश जी लेकिन अब भावुक हो जाते हैं जब भी सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा होता है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की खोज आज रत्नेश सदा को भावुक कर देता है? उनका नाम बदले तो ये रत्नेश सदा हैं। एक विधायक जो नीतीश कुमार की राजनीति छोड़ने, बिहार छोड़ने पर फूट फूट कर रोता है, उस विधायक के बारे में अगर हम ये कहें कि वो भूमाफिया है, उन्होंने बहुत सारे हेर फेर किए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ज़मीनों को कब्जा करने का आरोप है, उन्होंने अपने एफिडेविट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, ज़मीन से संबंधित इन्फॉर्मेशन को छुपा लिया है और बहुत इनएप्रोप्रिएट सा एसेट दिखाया है, उनका इनकम बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा है, तो आपको क्या लगेगा? एक विधायक जिसके पिता रिक्शा चलाया करते थे, एक विधायक जो मजदूरी किया करता था, एक विधायक जो आटा का चक्की चलाया करता था, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे तो आप क्या कहिएगा? एक विधायक जिसकी पहली बार जब वो 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे सोनभरसा क्षेत्र से, तब उनका इनकम मात्र 7 लाख रुपए था, 7,45,652 रुपए। और अभी जब 2025 में वो चुनाव लड़े हैं फाइनली, तो 15 सालों के भीतर उनका इनकम 3 करोड़ से भी अधिक हो चुका है, 3.5 करोड़ से अधिक हो चुका है, 3,57,14,814 रुपए। हालांकि लोगों का ये कहना है और हम दावे के साथ दिखाएंगे आपको, हम वो जमीनों का डीड्स दिखाएंगे जहां पे कि साफ साफ दिखता है कि उन्होंने बहुत सारी जमीनों का अपना ब्यौरा, जिसका डीड पड़ा हुआ है, उन्होंने एफिडेविट में नहीं दिया है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी और बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ये भी समझिएगा कि एक विधायक जिसका खुद कह रहा है कि उसके पिछले 5 सालों का टोटल इनकम 46,92,780 रुपए का है, वही विधायक कह रहा है कि उन्हीं 5 साल के दौरान उसने 1,66,93,000 रुपए का सिर्फ जमीन खरीद लिया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आंकड़े में बता रहा हूं जिसके बारे में, इनका नाम है रत्नेश सदा। महादलित कम्युनिटी से आते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। छात्र जनता दल के युवा जो विंग हुआ करता था, उसकी एक लंबी राजनीति उन्होंने किया है, शुरू से ही जदयू से जुड़े रहे और अंततः 2010 में 2008 के परिसीमन में जब सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र को एससी सीट में कन्वर्ट किया गया, तब इन्हें सोनबरसा से चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है। तब से लेकर के अभी तक वो विधायक बने हुए। हालांकि 2025 में उनका टिकट काट दिया गया था, आरोप लगाया गया था संजय झा जैसे लोगों के ऊपर जिन्होंने उनका टिकट काटा था, लेकिन रात में बुला करके रत्नेश सदा को टिकट दिया गया था और उसके बाद रत्नेश सदा जब बाहर टिकट लेके आए थे तो मीडिया के सामने फफक कर रो पड़े थे। तो कहानी उन्हीं रत्नेश सदा की, एक एक करके समझते हैं। 2010 में जब पहली बार रत्नेश सदा चुनाव लड़ रहे थे तो उनका देखिएगा तो उनकी प्रॉपर्टी 7,45,01,652 रुपए था। उसके बाद 2015 में जब वो दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो 52,38,771 रुपए हो जाता है, यानी कि 7,49, आप सीधे कहिए कि 7 से 8 गुना, 5 सालों के भीतर 7 से 8 गुना, यानी 7.5 गुना इनका प्रॉपर्टी बढ़ता है। उसके बाद फिर 2020 में चुनाव लड़ते हैं तो 50 लाख से बढ़ के इनकी प्रॉपर्टी 1,25,00,000 रुपए हो जाता है, यानी कि इस बार थोड़ा कम बढ़ा, इस बार लगभग 3 गुना भी नहीं बढ़ा। और उसके बाद फिर से ये 2010 से 20 से 2025 के बीच में जब चुनाव लड़ते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है 3,57,14,814 रुपए, यानी कि प्रोपोर्शनली धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। इनके एफिडेविट में खुद लिखा हुआ है कि इनकी इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सैलरी है, उसके अलावा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब आप सिर्फ पिछले 5 सालों का हम स्टडी करते हैं, स्टडी और भी पहले का किया जा सकता है, हर साल का किया जा सकता है, लेकिन लेटेस्ट 5 सालों का करते हैं, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक, और 20 भी छोड़ देते हैं क्योंकि 20 में तो चुनाव ही होता है, मतलब नवंबर में चुनाव ही होता है। तो 21 से लेकर के 2025 तक
अगर आप इनके प्रॉपर्टी का डिटेल देखिएगा, 2025 के जो चुनाव में उन्होंने हलफनामा दिया है, तो उसमें अलग अलग सालों में अलग अलग कितना इनका कमाई हुआ है ये आपको दिया हुआ। जैसे कि 2024 में इनकी कमाई लगभग 14,77,810 रुपये था। उसके पहले 2023 में 9,13,000 था। इस तरह से हर साल ये खुद उन्होंने दिया है, एफिडेविट में लिखा हुआ है, उनके एफिडेविट में, उनके द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए हुए एफिडेविट में है। इन पांचों को 5 साल के इनकम को जोड़िएगा तो टोटल होता है 46,92,780 रुपये। अब इनके द्वारा जो डीड में प्रॉपर्टी जिसका पड़ा हुआ है, वो जमीनों का सिर्फ आप करंट प्राइस मत नहीं देखने को कह रहा हूं मैं। अब ये जो 1,86,93,000 रुपये है, ये चार्जेबल वैल्यू है। चार्जेबल वैल्यू वो होता है जिस पे सरकार टैक्स लेती है। और अगर आपने भी जमीन खरीदा है तो सबको ये पता होता है कि अगर कोई जमीन अगर आपको खरीदनी है तो अगर उस जमीन की सरकार की नज़र में कीमत अगर 50,000 रुपये है तो असल में कीमत उससे ज़्यादा ही होती है। या फिर सरकार ने आप अगर खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए में तो आप 10 लाख का तो रजिस्ट्री कराएंगे नहीं। तो ये चार्जेबल वैल्यू वो वैल्यू है जो सरकार कह रही है कि यानी कि इससे कम में आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, इससे ज़्यादा में ही आपको कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा ही होगा। अब हम कोई सत्यापित करने वाली संस्था तो है नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा अथॉरिटी है, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये जो प्रॉपर्टियां जितनी हैं, हमने जब पता किया तो इन सारे प्रॉपर्टियों का एक्चुअल करंट प्राइस वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मिनिमम लोगों का कहना है लगभग 8.5 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ जमीन है उनके पास, जबकि वो कह रहे हैं कि उनका टोटल प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ रुपए का है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इसमें सिर्फ जाएंगे कि आखिर 46 लाख रुपया इनकम है आपका 5 साल में, तो ये 1,86,00,000 रुपया का जमीन कहाँ से खरीदे आप। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका पूरा परिवार पिछले 5 सालों से हवा पे जी रहा था, उनको ना खाने की जरूरत थी, गाड़ी में तेल में की जगह पानी आप डाल रहे थे, घूम रहे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, जितने भी काम आपने किए हैं वो सब हवा में कर रहे थे। आपको कहीं से कहीं पेड़ से टपक के पैसा मिल रहा था, या जो भी मिल रहा था, गिफ्ट का भी सरकार को डिटेल देना पड़ता है अगर आपको गिफ्ट लिया है तो वो भी उन्होंने नहीं दिया है। तो पहला सवाल तो यही कि भाई जब 46 लाख रुपए आपका इनकम है तो फिर 1,66,00,000 रुपए का आपने जमीन कहां से खरीद लिया सिर्फ 5 सालों के दौरान। और वो करंट वो जो है वो चार्जेबल वैल्यू है, एक्चुअल करंट वैल्यू तो 8.5 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। मामला यहीं से आता है, मामला यहाँ से ये आता है कि जब इनके क्षेत्र में जाएंगे, अभी हम नहीं गए हैं, अभी फोन पे बात हुई है, लोगों से बातचीत हुई है, हमें ये लग रहा है कि ऐसे लोगों का दावा है, कहना है कि बहुत सारे इन जमीनों का, जिन जमीनों का हमें डीड मिल चुका है, इन जमीनों के अलावा इनके पास और भी बहुत सारी जमीनें हैं जिनको इन्होंने लोगों से कोरा कागज पे लिखवा रखा है। इनके अलावा इनके पास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिसका इनके पास कागज नहीं है लेकिन इन्होंने कब्जा कर रखा है दूसरे के नाम पे, तीसरे के नाम पे। ये कोसी बेल्ट से आते हैं और कोसी बेल्ट में ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, क्योंकि कोसी नदी हर साल रास्ता अपना बदलती है। तो जब भी रास्ता बदलती है तो कुछ जमीन को वो हड़प लेती है और कुछ नई जमीन बना के छोड़ देती है। तो उस नई जमीन को के ऊपर जो कब्जा करने का होता है, जो पूरा धांधली चलता है, उस धांधली में इनका नाम आ रहा है कि ये दूसरे महादलित व्यक्तियों के नाम पर जमीन कब्जा रखे हैं, लैंडलेस के नाम पे जमीन कब्जा कर रखे हैं। लेकिन वो सारे लोग जिनको इन्होंने कब्जा दिलवाया है, वो सारे लोग उस जमीन की कीमत, उस जमीन का उपज सब ला करके रत्नेश सदा को देते हैं। लेकिन इसका हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दावा ही है। एक्चुअल ग्राउंड में क्या है, जब हम जाएंगे सहरसा, अगर जाते हैं तो, अगर फाइनेंशियली हमें अलाउ करता है तो, अगर कहीं जाने का मौका मिलता है वहां पे, तो जरूर हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर हम अभी पूरी तरह से सत्यता का हम जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात की सत्यता की जांच जरूर कर सकते हैं कि आखिर वो जमीनें जिसका डीड हमारे पास पड़ा हुआ है, जो रत्नेश सदा के नाम पे खरीदी गई जमीन है, जो रत्नेश सदा की पत्नी के नाम पे खरीदी हुई जमीन है, जो रत्नेश सदा के पिता के नाम पे खरीदी हुई जमीन है, जो रत्नेश सदा के माता के नाम पे जमीन खरीदी हुई है, उसका डीड पड़ा हुआ है। लेकिन उन जमीनों का ब्यौरा रत्नेश सदा ने छुपा लिया है, इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने दिया है एफिडेविट, उसमें छुपा लिया है। वो जमीनें कौन सी हैं? उस जमीनों का, कुछ जमीनों का हम आपको डिटेल तक दे देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा
तो रत्नेश सदा के अलग अलग जमीनों को अगर आप देखिएगा तो उदाहरण के लिए खाता संख्या 75 और उस खाता संख्या 75 के अंदर प्लॉट संख्या 203। अब खाता संख्या 275, 232 और 75 में 213 नंबर का इन्होंने दे रखा है अपने एफिडेविट में, लेकिन 203 नंबर का जो है प्लॉट नंबर उसका डिटेल उन्होंने छुपा लिया है, नहीं दिया है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी है, पहले जो छिपाया है वो जान लीजिए, उसके बाद फिर होता क्या है कि जब आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस छुपाने के प्रोसेस में बहुत चीज ऐसा कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें बोल देते हैं जो सस्पिशियस हो जाता है, और वहीं से आपका पोल खुलना शुरू होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर देखिएगा तो इनकी पत्नी लक्ष्मी सदा है, लक्ष्मी पिता है, लक्ष्मी सदा के नाम पर 49 नंबर, खाता नंबर 49 में 197 नंबर का प्लॉट इनके एफिडेविट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसी 49 नंबर में, 49 नंबर खाता में 291 नंबर का प्लॉट है, लेकिन 197 नंबर का प्लॉट जो है वो इन्होंने गायब कर रखा है। उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि 232 नंबर खाता में 295 नंबर प्लॉट गायब है, 69 नंबर खाता में 890 नंबर का प्लॉट गायब है, मतलब दिखाया ही नहीं उन्होंने। उसी तरह से 232 नंबर खाता में 1121 नंबर का प्लॉट गायब है, यानी कि इसका इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, और इसके दाम है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उस 232 नंबर 295 नंबर का जो प्लॉट है उसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए करंट वैल्यू दिखा रही है, और उसका जो वो वाला वैल्यू है जिसको आप कहते हैं कि चार्जेबल वैल्यू जिसे कहते हैं, वो 1 लाख रुपए का है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जिसको कि इन्होंने दिखाया ही नहीं है। ऐसे और भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए 61 नंबर प्लॉट में 1542 नंबर और 1543 नंबर प्लॉट नंबर इन्होंने गायब कर दिया अपने डीड में, कहीं पे दिया नहीं है। जबकि ये जमीन जो है 161 नंबर वाले प्लॉट में, 61 नंबर वाले खाता के 1542 और 1543 वाला, ये खुद रत्नेश सदा के नाम पे जमीन है, और वो उन्होंने गायब कर रखा है। ऐसे ही आपको और भी मिलेगा, रत्नेश सदा के नाम पे ही 112 नंबर खाता में 402 नंबर और 399 नंबर प्लॉट गायब कर रखा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण हैं जहाँ पे कि इन्होंने दिखाया नहीं है, यानी कि छुपा लिया है इन्होंने अपने जमीन के प्रॉपर्टी का डिटेल। तो मुख्यतः आज की इस वीडियो में रत्नेश सदा के ऊपर 2 आरोप। पहला आरोप डिस्प्रपोर्शनेट असेट का। अगर आपकी इनकम 46 लाख रुपए है, आप खुद कह रहे हैं, तो 1.5 करोड़ का आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीद लिया, सिर्फ जमीन कैसे खरीद लिया, ये एक सवाल होता है। और इस बीच में आप 4 व्हीलर भी खरीद रहे हैं, जिसमें पहली बार रत्नेश सदा लड़ रहे थे चुनाव, तो उनके पास एक राजदूत और एक यामाहा गाड़ी हुआ करता था, आज सब कुछ है उनके पास है, तो वो एक अलग मामला है, उस पर हम नहीं जाएंगे, होता है सबके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 46 लाख रुपए इनकम में आप 1 करोड़ 66 लाख रुपए का जमीन उन्हीं 5 साल में कैसे खरीद लिए। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो इस डीड में दिखाया जा रहा है, और इसके आधार पर इनके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल छुपाया है, सरकार से छुपाया है, ये आपको जवाब देना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ भाइयों का भी डिटेल है, भाई की प्रॉपर्टी का भी डिटेल है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भाइयों का प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तब हो, जरूरी नहीं है कि वो हो ही। जैसे कि इनका 232 नंबर में 295 नंबर का जो प्लॉट है वो इनके भाई के नाम पे है। उसके अलावा संजय सदा जो इनके हैं 69 नंबर प्लॉट में, 69 नंबर खाता में 890 नंबर और 1121 नंबर, ये प्लॉट उनके भाई का है। लेकिन ये प्लॉट नंबर और खाता नंबर 112 नंबर में, 112 नंबर खाता में 402 और 399 नंबर जो है, ये तो इनके खुद के नाम पे है, और इन्होंने नहीं दिया है अपने प्रॉपर्टी की डिटेल में। ऐसे पूरी सीरीज लाने वाले हैं हम। रत्नेश सदा का जो चेहरा आपने देखा है, वो चेहरा कहीं ज़्यादा कुरूप है, या जिसको कह सकते हैं कहीं ज़्यादा भ्रष्ट है, या कहीं ज़्यादा जैसा चेहरा है दिखता है वैसा तो कम से कम नहीं है। जितना हम इसमें और इन्वेस्टिगेट करेंगे उतना ज़्यादा हो सकता है इसकी संभावना निकले, और प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है, प्रयास करेंगे कि हम इनके क्षेत्र में जाकर के लोगों से पता करें कि क्या इसमें कितनी वास्तविकता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रत्नेश सदा अपने क्षेत्र में अपने पिता, अपने माता के नाम से बहुत सारे लोगों के ऊपर दलित एट्रोसिटीज का केस कर रखे हैं, और इसी प्रोसेस में कर रखे हैं। बाकी हमें सच्चाई अभी नहीं पता है, जब जाएंगे तभी आपको बताएंगे। आप बने रहिए तब तक न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।